हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे विराम चिन्ह और विराम चिन्ह के प्रकार कौन कौन से हैं और उन्हें कहाँ पर प्रयोग किया जाता है। एग्जाम में इससे क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं विराम चिन्ह का अर्थ। विराम चिन्ह का अर्थ होता है रुकना या ठहरना। विराम चिन्ह का अर्थ है रुकना या ठहरना। मतलब हम कोई भी वाक्य अगर बोलते हैं, जैसे राम दूध पीता है वह स्कूल जाता है, तो राम दूध पीता है के बाद हम थोड़ा रुकेंगे क्योंकि वहाँ पर पूर्ण विराम आ जाता है। जैसे आप इसको ही एग्जाम्पल ले सकते हैं। यहाँ से वाक्य स्टार्ट है, विराम का अर्थ है रुकना या ठहरना। तो ठहरना पर हमारी एक बात खत्म हो जाती है, मतलब हमें थोड़ा सा गैप देना है इसमें बोलने में, इसलिए यहाँ पर ये पूर्ण विराम, इसको हम बोलते हैं पूर्ण विराम। वाक्य को लिखते समय, बोलते समय और बीच में कहीं थोड़ा बहुत रुकना पड़ता है, जिससे भाषा स्पष्ट, अर्थवान और भावपूर्ण हो जाती है। लिखित भाषा में इस ठहराव को दिखाने के लिए कुछ विशेष प्रकार के चिन्हों का प्रयोग करते हैं। इन्हें ही विराम चिन्ह कहा जाता है। अब जैसे कहीं पर हमें ज़्यादा रुकना पड़ता है, कहीं पर थोड़ा रुकना पड़ता है। अब कुछ होता है हमारा अल्प विराम, जिसको हम कॉमा बोलते हैं, और ये होता है हमारा पूर्ण विराम, इसको आप देख सकते हैं। दूसरे शब्दों में अगर हम बात करें तो दूसरे शब्दों में विचारों को मौखिक या लिखित रूप से अभिव्यक्त करते समय हम बीच बीच में सांस लेने, रुकने, किसी कथन का बल देने, आरोह या अवरोह को लेकर या क्षणिक रुककर, थोड़ा बहुत रुककर अपने भावों को अभिव्यक्त करते हैं। ये सब जो है ये विराम चिन्ह के अंतर्गत ही आते हैं। अब हम पढ़ते हैं विराम चिन्ह के प्रकार। विराम चिन्ह के हमारे 16 प्रकार हैं, लेकिन इस वीडियो में हम स्टार्टिंग के 5 या 6 प्रकार पढ़ने वाले हैं। पहला हमारा है अल्प विराम, दूसरा अर्ध विराम, तीसरा पूर्ण विराम, चौथा प्रश्नवाचक चिन्ह, पांचवा विस्मयादि बोधक विराम चिन्ह, छठा अवतरण या उद्धरण चिन्ह। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं अल्प विराम से। अल्प विराम क्या होता है? अल्प विराम हम बोलते हैं, जिसको आप इंग्लिश में कॉमा बोलते हो, उसको ही हिंदी में अल्प विराम कहा जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं अल्प विराम जब वाक्य में भावाभिव्यक्ति अथवा अर्धबोध की दृष्टि से बहुत कम रुकना पड़े, वहाँ अल्प विराम लगाया जाता है। मतलब जैसे गोपाल, हमने अगर गोपाल पढ़ा तो गोपाल पढ़ने से हमें कुछ स्पष्ट नहीं हुआ, ना ही किसी को कुछ समझ में आया हम कहना क्या चाह रहे हैं। हमने अभी तक सिर्फ नाम ही लिया है गोपाल। अगर हम गोपाल के बाद कॉमा लगाकर, अल्प विराम लगाकर हरि बोलें, तब भी कुछ समझ में नहीं आएगी हम कहना क्या चाहते हैं। गोपाल, हरि, श्याम और राम खेल रहे हैं, जब हम गोपाल से रहे हैं तक बोलेंगे तो ही हमें कुछ समझ में आएगा या सुनने वाले को समझ में आएगा। तो यहाँ पर ये वाक्य पूरा हो जाता है। अल्प विराम का प्रयोग क्या है? इस चिन्ह का उपयोग निम्नलिखित परिस्थितियों में किया जाता है। अब मैं आपको बताता हूँ ये परिस्थितियाँ कौन कौन सी हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं एक ही प्रकार के कई शब्दों का प्रयोग होने पर प्रत्येक शब्द के बाद अल्प विराम लगाया जाता है, लेकिन अंतिम शब्द के पहले और का प्रयोग होता है। जैसे रघु अपनी संपत्ति, भूमि, प्रतिष्ठा और मान मर्यादा सब खो बैठा। इसमें जो लास्ट वाला वर्ड है उससे पहले और का प्रयोग हुआ है। हाँ और नहीं के पश्चात जैसे हाँ लिख सकता हूँ, या नहीं यह काम नहीं हो सकता, इसमें भी अल्प विराम का प्रयोग होता है। इसको हम इंग्लिश में कॉमा बोलते हैं। वाक्यांश या उपवाक्य को अलग करने के लिए, जैसे विज्ञान का पाठ्यक्रम बदल जाने से मैं समझता हूँ परीक्षा परिणाम प्रभावित नहीं होगा। ये हमारे उपवाक्य, छोटे छोटे वाक्य, यानी एक वाक्य के टुकड़े। यहाँ पर हमारे 2 अल्प विराम का यूज हुआ है। उसके बाद कभी कभी संबोधन सूचक शब्द के बाद अल्प विराम भी लगाया जाता है। जैसे रवि, हमने रवि को बुलाया, रवि तुम इधर आओ, तो यहाँ पर ये अल्प विराम लगा दिया गया है। उसके बाद शब्द युग्मों में, यानी कि जोड़े, जैसे पाप और पुण्य, इसमें भी कॉमा लग गया। सच और झूठ, कल और आज, यहाँ पर भी हम अल्प विराम लगाएंगे। जैसे पत्र में अभिवादन और समापन में, जैसे हम पत्र लिखते हैं, प्रार्थना पत्र या पत्र, तो पूज्य पिताजी, भवदीय, मान्यवर, इस तरह के जो वर्ड होते हैं यहाँ पर भी अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद तारीख के साथ महीने का नाम लिखने के बाद तथा सन या संवत के पहले अल्प विराम का प्रयोग
किया जाता है। जैसे 2 अक्टूबर सन 1869, तो जहाँ महीना खत्म होता है अक्टूबर, हम वहाँ पर अल्पविराम लगाते हैं। उद्धरण से पूर्ण अल्पविराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे नेताजी ने कहा दिल्ली चलो। उद्धरण किसको बोलते हैं? जो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 कॉमे बड़े ऊपर को, इसको हम बोलते हैं उद्धरण। इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं इन्वर्टेड कॉमास। अंकों को लिखते समय जैसे 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 आप गणित की किताब देखते होंगे, वहाँ पर जो अंक लिखे जाते हैं वो कॉमा या अल्पविराम में ही लिखे जाते हैं। जैसे एक ही शब्द या वाक्यांश की पुनरावृत्ति होने पर, जैसे एक ही शब्द अगर दोबारा आ रहा है या वाक्य दोबारा आ रहा है, रिपीट हो रहा है, वहाँ पर भी अल्पविराम का प्रयोग होता है। जैसे भागो भागो आग लग गई है, इसमें जो है अल्पविराम का प्रयोग हुआ है। उसके बाद हम बात करते हैं अर्धविराम। अर्धविराम हमारा क्या होता है? अर्धविराम जब वाक्य में अल्पविराम से कुछ अधिक रुकना पड़े, यानी कि अल्पविराम में हम थोड़ा रुकते हैं, अब हम थोड़ा ज़्यादा रुकेंगे, तो इसमें कुछ अधिक रुकना पड़े तो अर्धविराम हम लगाते हैं। जैसे मातृभाषा का स्थान शिक्षा योजना में सर्वोच्च ही हो सकता है, उससे जरा भी कम है नहीं है। जब अल्पविराम से अधिक तथा पूर्ण विराम से कम ठहरना पड़े तो अर्धविराम का प्रयोग होता है। जैसे अब खूब परिश्रम करो, परीक्षा सन्निकट है। शिक्षक ने मुझसे कहा तुम पढ़ते नहीं हो। शिक्षा के क्षेत्र में छात्राएं बढ़ती गई, छात्र पिछड़ते गए। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, पूर्ण विराम से हम थोड़ा कम रुक रहे हैं और अल्प विराम से थोड़ा अधिक रुक रहे हैं, तो इसको हम बोलते हैं अर्धविराम। जब संयुक्त वाक्यों के प्रधान वाक्यों में परस्पर संबंध नहीं रहता है, जैसे सोना बहुत बहुमूल्य धातु है पर लोहे का भी कम महत्व नहीं है, उन पूरे वाक्यों के बीच में जो विकल्प के अंतिम समुच्चय बोधक द्वारा जोड़े जाते हैं, जैसे राम आया, उसने उसका स्वागत किया, उसके ठहरने की व्यवस्था की और उसे खिलाकर चला गया, एक प्रधान पर आश्रित अनेक उपवाक्यों के बीच में होता है। जैसे जब तक हम गरीब हैं, बलहीन हैं, दूसरे पर आश्रित हैं, तब तक हमारा कल्याण नहीं हो सकता। सूर्योदय हुआ, अंधकार दूर हुआ, पक्षी चहचहाने लगे और मैं प्रातः भ्रमण को चल पड़ा। इस तरह के वाक्यों में प्रयोग होता है। अब हम बात करते हैं पूर्ण विराम की। ये सब तो आप जानते ही होंगे, इसका सबसे ज़्यादा आपने नाम सुना होगा। पूर्ण विराम का अर्थ होता है पूरी तरह से विराम लेना, अर्थात जब वाक्य पूर्णतः अपना अर्थ स्पष्ट कर देता है तो पूर्ण विराम का प्रयोग होता है, या जिस चिन्ह के प्रयोग करने से वाक्य के पूर्ण हो जाने का ज्ञान होता है उसे हम पूर्ण विराम कहते हैं। अंग्रेजी में इसे फुल स्टॉप कहते हैं, हिंदी में इसका प्रयोग सबसे अधिक होता है। जैसे लालच बुरी बला है, राम अच्छा लड़का है, यहाँ पर हमारी बात पूरी हो जाती है, वहाँ पर हम पूर्ण विराम लगा देते हैं। अब पूर्ण विराम का उपयोग, पूर्ण विराम का उपयोग निम्न दशा में होता है, जैसे साधारण, मिश्र या संयुक्त वाक्य की समाप्ति पर। उसने कहा था राम स्कूल जाता है, प्रयाग में गंगा यमुना का संगम है, यदि राहुल पढ़ता तो अवश्य उत्तीर्ण होता। अप्रत्यक्ष प्रश्नवाचक चिन्ह के अंत में पूर्ण विराम लगाया जाता है। जहाँ पर अप्रत्यक्ष क्वेश्चन मार्क आता है वहाँ पर, जैसे उसने बताया नहीं कि वह कहाँ जा रहा है, उसने बताया नहीं कि वह कहाँ जा रहा है। देखिए अगर आप इसको ध्यान से देखें, इसका मतलब क्या है, वह कहाँ जा रहा है, यह प्रश्नवाचक है, लेकिन ये अगर हम इसको स्टार्टिंग से पढ़े उसने बताया नहीं कि, तो ये हमारा अप्रत्यक्ष प्रश्नवाचक वाक्य हो जाता है। इसको हम पूर्ण विराम यहाँ पर लगा देते हैं। उसके बाद काव्य में दोहा, सोरठा, चौपाई के चरणों के अंत में, जहाँ पर काव्य आपने पढ़ा होगा, रस, छंद, रोला आपने ये पढ़ा होगा, वहाँ पर इसका प्रयोग होता है। जैसे यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, सचिव वैद गुर तीनी जो प्रिय बोल ही भय आस, राज धर्म तन तीनी कर होई बेगे ही नाश। तो ये हमारा यहाँ पर पूर्ण विराम का प्रयोग होता है। पूर्ण विराम का अर्थ है पूरी तरह से रुकना। यहाँ आप इसको रिपीट कर सकते, जैसे यह हाथी है, ये लड़का है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रकार की तरफ। हमारा अगला प्रकार है प्रश्नवाचक चिन्ह या प्रश्नसूचक विराम चिन्ह। जिस वाक्य में कोई प्रश्न पूछा जाता है उसके अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया जाता है। प्रश्नवाचक वाक्य के अंत में इस चिन्ह का प्रयोग होता है। जिन प्रश्नवाचक शब्दों का अर्थ संबंधवाचक शब्दों के जैसा होता है उसमें इस चिन्ह का प्रयोग नहीं होता। आज्ञावाचक वाक्य के अंत में इस चिन्ह का प्रयोग नहीं होता। जैसे क्या तुम खाना खाओगे, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। प्रश्नवाचक चिन्ह का उपयोग अब हम पढ़ते हैं।
जहाँ प्रश्न करने या पूछे जाने का बोध हो। जैसे क्या आप गया से आ रहे हैं, तो यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है, इसलिए यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया गया है। जहाँ स्थिति निश्चित ना हो, आप शायद पटना के रहने वाले हैं, यहाँ पर हमने पूछा तो कुछ नहीं है, लेकिन हमें स्थिति पता नहीं है, कंफर्म करना चाह रहे हैं, आप शायद पटना के रहने वाले हैं। जहाँ व्यंग्य किया जाए, अगली बात, व्यंग्य मतलब जैसे भ्रष्टाचार इस युग का सबसे बड़ा शिष्टाचार है ना, जैसे कि आप आम भाषा में बोलते हैं। जहाँ घूसखोरी का बाजार गर्म है, वहाँ ईमानदारी कैसे टिक सकती है। चौथा, इस चिन्ह का प्रयोग संदेह प्रकट करने के लिए भी किया जाता है। क्या कहा, वह निष्ठावान है, तो यहाँ पर भी ये यूज़ हुआ है। अब प्रश्नवाचक चिन्ह के उपयोग में त्रुटि होती है, प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते ही नहीं, बहुत सारे स्टूडेंट्स गलती करते हैं। प्रश्नवाचक चिन्ह वाक्यों पर बिना सोचे लगा देते हैं, कुछ विद्यार्थी पूर्ण विराम का प्रयोग कर जाते हैं या डैश लगा देते हैं। जैसे आप कल स्कूल क्यों नहीं आए, ये गलत है। लोमड़ी ने सोचा यह अंगूर मैं किस प्रकार खाऊं। क्या आप स्कूल से छुट्टी ले सकते हैं, या राम किस प्रकार से वन गए। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं विस्मयादिबोधक संबोधन या आश्चर्य चिन्ह। यहाँ पर जब हमें आश्चर्य होता है, जैसे वह तुम्हारे क्या कहने, तो इस तरह के जो वाक्य होते हैं वहाँ ये प्रयोग किया जाता है। अब हम बढ़ते हैं अवतरण या उद्धरण चिन्ह की तरफ। किसी की कही हुई बात को उसी तरह से प्रकट करने के लिए अवतरण चिन्ह का प्रयोग होता है। राम ने कहा सत्य बोलना सबसे बड़ा धर्म है। अब ये इकारा होता है और दोहरा होता है। इकारा में एक, दोहरा में डबल निशान हम लगा देते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर बात करते हैं इकारा उदाहरण की, फिर दोहरा उदाहरण की। तो इकारा उदाहरण में क्या होता है, जब किसी कवि का उपनाम, ठीक है, उपनाम, पुस्तक का नाम, पत्र पत्रिका का नाम, लेख या कविता का शीर्षक, कहावत लिखते समय आदि का उल्लेख करना हो, तो इकारे उदाहरण चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे रामधारी सिंह दिनकर ओज के कवि हैं, निराला हिंदी के प्रसिद्ध महाकवि हैं, भारत भारती एक प्रसिद्ध काव्य रचना है, रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास हैं, राजस्थान पत्रिका के एक प्रमुख समाचार पत्र हैं। इस तरह के वाक्य में इकारा उदाहरण लगता है, किसी के उपनाम में लग सकता है या पत्र पत्रिका के नाम में। अब दोहरा उदाहरण हम बात करते हैं, तो इसको हम बोलते हैं इन्वर्टेड कॉमा भी हम इसको इंग्लिश में बोलते हैं। जैसे किसी के द्वारा कही गई बात, जैसे यहाँ पर महावीर जी ने कहा अहिंसा परमो धर्म, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये तिलक ने कहा, तो इसको हमने दोहरा उदाहरण में बंद किया है, आप निशान देख सकते हैं। सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह यहाँ पर हमारे दोहरा उदाहरण बंद है। तो इस तरह के वाक्यों में हम ये प्रयोग करते हैं। तो ये हमारे थे विराम चिन्हों की पहचान। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके और बाकी जो बचे हुए विराम चिन्ह हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।